Good evening to all of you. Myself AK Singh and you are watching Future Zone Classes. तो चलिए फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से 12th मैथमेटिक्स में आज हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का लास्ट क्लास करते हैं। आज ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ख़त्म हो जाएंगे, जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के कुछ कुछ एप्लीकेशन तो किए। आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं इसका इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप लीनियर इक्वेशन ऑर्डिनरी अलजेब्रा से सॉल्व करना जानते हो कि लीनियर अलजेब्रा का यूज करते हुए हम लोग कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेकिन जरा आज देखें कि मैट्रिक्स मेथड का यूज करके, डिटर्मिनेंट यूज करके, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स यूज करके हम लोग कैसे किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं। अब आप 10th में पढ़े भी होंगे लीनियर इक्वेशन कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या लीनियरली डिपेंडेंट वगैरह वगैरह कुछ इक्वेशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग को डिस्कस करने हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को अगर ये वीडियो सही लग रही हो, पढ़ाने का स्टाइल सही हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक स्प्रेड करें ताकि सबके सब बेनिफिटेड हो पाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे कि आपके पास हेडिंग ही दिख रहा है, हम मानते हैं कुछ लीनियर इक्वेशन के एजम्पशंस। जैसे मान लो लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z। हम तीन ही वेरिएबल में दिखा रहे हैं, जरूरी नहीं कि 3 वेरिएबल में ही, 2 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, आप 50 वेरिएबल में 50 इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो। बट समझने के लिए हम 3 वेरिएबल पे काम करके दिखाना चाह रहे हैं। लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, पहला इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, दूसरा इक्वेशन, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, ये तीसरा इक्वेशन। अपने पास 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन है, सही। अभी ये इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी चीज को अगर मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, जरा देखें। नाउ लेट ए, एक कोई मैट्रिक्स बना रहे हैं एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट को उठा करके। एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, a1, a2, a3, वाई का कोएफिशिएंट b1, b2, b3, जेड का कोएफिशिएंट c1, c2, c3। ए इसको बोले, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसको हम लोग बोल रहे हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। एक इक्वेशन आप, एक मैट्रिक्स आप ये बनाए, दूसरा मैट्रिक्स आपके पास जो वेरिएबल दिखाई दे, सारे इक्वेशन में जो वेरिएबल दिखाई दे रहा हो, इसमें फिलहाल 3 ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है, एक्स वाई जेड, उसको कॉलम फॉर्म में हम डालेंगे, जिसको वेरिएबल मैट्रिक्स के नाम से दिखा रहे हैं। कैपिटल एक्स मतलब समथिंग कुछ वेरिएबल, इसमें जितने भी वेरिएबल है उसको आप डाल दो, एक्स वाई जेड। इसको हम लोग बोल रहे हैं कौन से मैट्रिक्स के नाम से, अननोन मैट्रिक्स, अननोन मैट्रिक्स। ये अननोन मैट्रिक्स है, जिससे मैं एक्स वाई जेड का वैल्यू मुझे निकालने हैं, यही तो अननोन है। और एक और आप कोई मैट्रिक्स बना दो डी, जो कि कांस्टेंट मैट्रिक्स है। आरएचएस में जो भी कांस्टेंट नंबर आप लिख रहे हो, उस नंबर का आपके पास एक मैट्रिक्स है d1, d2, d3। ये दोनों के दोनों कॉलम मैट्रिक्स होंगे, दोनों के दोनों कॉलम मैट्रिक्स होंगे, d1, d2, d3, जिसको आप बोल रहे हो कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स। क्योंकि हमने अभी 3 वेरिएबल में इक्वेशन बनाया है, इसलिए ये इक्वेशन दिखाई दे रहा है आपको 3/3 के, ये दिखाई दे रहे हैं 3/1 के, और ये दिखाई दे रहे हैं 3/1 के। अगर आपके पास 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन होता तो ये होते 2/2 के, ये होते 2/1 के, और ये होते 2/1 के। क्लियर। जो वेरिएबल है आपके पास एक्स वाई जेड, उसके कोएफिशिएंट को जैसे जहां लिखा हुआ है उसी फॉर्म में डाल दो, ये क्या कहलाएंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसको कॉलम मैट्रिक्स में डाल दो, अननोन मैट्रिक्स के नाम से, और आरएचएस में जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप डाल दो कांस्टेंट मैट्रिक्स के नाम से। ये अननोन मैट्रिक्स एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स हमेशा एक
कॉलम मैट्रिक्स होगा। सही। अब आप देखो इस सिस्टम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप इधर आ जाओ। नाउ गिवन सिस्टम या गिवन इक्वेशन कैन बी रिटेन एज हम उसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। आप गौर से देखो a मैट्रिक्स इंटू एक्स मैट्रिक्स बराबर b मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो, ये ऑटोमेटिक ये पूरा नंबर दे देगा। जैसे आपके पास एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, a में मैट्रिक्स जो है डाल दो। a में मैट्रिक्स क्या है? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। x में मैट्रिक्स है आपके पास x y z इज इक्वल टू d1 d2 d3। आप इस मैट्रिक्स को गुना करके इक्वेट करो, यही रिजल्ट आ जाएगा। मैट्रिक्स का गुना कैसे करते हैं? रो में चल के कॉलम में गिरते हैं, गुना करो a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1। देखो पहला इक्वेशन मिल रहा है। दूसरे में a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। तो कुछ नहीं है, इस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जो कि अभी इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहे थे, इक्वेशन के फॉर्म में ना लिख करके हम तीन अलग अलग मैट्रिक्स एज्यूम किए। कांस्टेंट मैट्रिक्स, अननोन मैट्रिक्स, सॉरी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, अननोन मैट्रिक्स एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स। और इन तीनों मैट्रिक्स का यूज करके मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के रूप में हम इसको ऐसे लिख लिए a इंटू एक्स बराबर b, जहां पर a क्या है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x है अननोन मैट्रिक्स जिसमें सारे वेरिएबल्स कॉलम वाइज लिखा जाएंगे, और b है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो इक्वल टू के राइट साइड जो RHS में है नंबर, कांस्टेंट नंबर, उसको हम लोग डालेंगे फिर से कॉलम फॉर्म में, और ये आपके पास बन गए मैट्रिक्स नोटेशन में इन सारे चीजों का लिखा हुआ। चलिए नोट कीजिए पहले आप इसको। चल अब इसमें इक्वेशन के टाइप को हम लोग डील कर लेंगे। आप देखते चले, आप हमेशा ध्यान रखें a x और b ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। a से कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x अननोन मैट्रिक्स, b कांस्टेंट मैट्रिक्स। अपने पास एक फॉर्मेट लिखा हुआ है a इंटू एक्स बराबर b, जहां पे a क्या है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x क्या है? अननोन मैट्रिक्स, एंड b क्या है? कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स। सही। अब इसमें आप पॉइंट देके लिखते चलो, इफ b नॉट इक्वल टू 0, b मतलब जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर जीरो मैट्रिक्स नहीं हो, मतलब उसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं हो, देन इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस जीनियस इक्वेशन। मतलब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में RHS के एट ए टाइम सारे वैल्यू जीरो नहीं होंगे। क्लियर? जैसे आप एग्जांपल में लिख सकते हो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, x माइनस y इज इक्वल टू 1। आप देखो कांस्टेंट मैट्रिक्स 7 और 1 कुछ दिखाई दे रहा है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगा? 2 3 1 माइनस 1। वेरिएबल मैट्रिक्स में है x और y, कांस्टेंट मैट्रिक्स है आपके पास 7 और 1। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दिख रहा है, कांस्टेंट मैट्रिक्स दिख रहा है 7 एंड 1 जो कि जीरो के बराबर नहीं है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है। मतलब ये एक कैसे मैट्रिक्स है? नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स है, नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स है। क्लियर? आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हो, x माइनस 2y बराबर 0 एंड 2x प्लस y बराबर 7, या फिर कुछ भी डाल दो आप 9। अब आप कहोगे सर इसमें एक एलिमेंट तो जीरो हो गए, कोई नहीं, एक ही ना है। एट ए टाइम ये पूरे के पूरे जीरो नहीं होने चाहिए, मतलब RHS के हर एक टर्म जीरो नहीं होने चाहिए, कांस्टेंट टर्म हर एक इक्वेशन का जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर? अच्छा,
तो दिस। नाउ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में ही आप कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करते हैं, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। अब इसमें आप कंडीशन लगाओ, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना हो, एंड देन system is called consistent and it has unique solution। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं हो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं हो, ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं, कंसिस्टेंट नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। और उसके यूनिक सॉल्यूशन आते हैं, मतलब सिंगल सॉल्यूशन। दूसरा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, बी आप देख रहे हो क्या है? कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए एंड ये भी 0 हो जाए, देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बट if determinant of a equals to 0 and adjoint of a into b not equals to 0, then system has no solution। तब सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आप 10th में पढ़े होंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करने वाला। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप करता हुआ, और नो सॉल्यूशन मतलब एक के पैरेलल दूसरा लाइन, आपस में कहीं कट ही नहीं करते हैं। ये चीज आप 10th में पढ़े होंगे। बस वही चीज मैट्रिक्स में समझाया जा रहा है। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 0 हो जाए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 0 हो जाए और उसके साथ साथ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी वाला मैट्रिक्स भी 0 हो जाए, तब उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो उसके यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंस इक्वेशन। और यहाँ पर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी वाले वैल्यू का 0 नहीं आए, देन इस केस में इसके कोई सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में थ्योरेटिकल पॉइंट से क्वेश्चन यहाँ से उठा सकते हैं, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए, किसी में पॉइंट डालिएगा नीचे की तरफ। कि अगर अभी हम लोग क्या किए हैं, b नॉट इक्वल टू 0 पर डिस्कशन कर रहे थे। इफ b इज इक्वल टू 0 मतलब जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो वैल्यू क्या बन जाए? एक जीरो मैट्रिक्स बन जाए, देन सिस्टम इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। जैसे मान लो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स जो है वो हमेशा 0 जा रहे हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0, माइनस 7x माइनस 8y प्लस 5k इज इक्वल टू 0। आप गौर से देखो, सारे के सारे RHS में वैल्यू 0 दिखाई दे रहे हैं, मतलब कांस्टेंट मैट्रिक्स 0 है। ये सब के सब कैसे सिस्टम कहला रहे हैं? होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है ये। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या, सॉरी ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं? होमोजेनियस, जिसमें एट ए टाइम सारे के RHS वैल्यू 0 हो जाए। इसमें से अगर किसी एक का भी RHS वैल्यू अगर बच जाता तो चले जाते हैं नॉन होमोजेनियस में।
तो थियोरेटिकली ये सब चीज है, नोट कीजिए। अब हम लोग आते हैं कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चलिए आगे बढ़े। अब अपने पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, अननोन मैट्रिक्स एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स के टर्म में एक मैट्रिक्स के फॉर्म में इक्वेशन लिखा हुआ है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। सही, हमें निकालने कौन सी का वैल्यू है ना, अननोन नंबर है, अननोन मैट्रिक्स जो x वाला नंबर था जिसमें हम लोग सारे वेरिएबल x y z वगैरह लिख रखे थे। अब इसको हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं a इनवर्स से, a इनवर्स इंटू a इंटू x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये क्या हुआ, प्री मल्टीप्लाई, a इनवर्स से दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई किए हैं। आप जानते हो कोई भी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई कितना हो जाता है, 1 हो जाते हैं। मतलब डायरेक्टली अपने पास x का वैल्यू क्या निकल गया, a इनवर्स इंटू बी, a इनवर्स इंटू बी। अब यही x तो मुझे निकालने थे, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना हो उसका इनवर्स मैट्रिक्स निकाल लो और उसके साथ कांस्टेंट मैट्रिक्स का गुना कर दो, तो अननोन मैट्रिक्स जो था वो निकल करके आ जाएगा। ध्यान रहे, गांठ बांधिएगा, हमेशा पहले a इनवर्स इंटू बी लिखेंगे। आप गलती से भी b इंटू ए इनवर्स मत लिख देना, ये गलत है। हम यहाँ प्री मल्टीप्लाई किए हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो a के साथ a इनवर्स आता ही नहीं, इसी कारण हमें a के साथ a इनवर्स पहले लिखना पड़ा है, इधर भी पहले ही लिखाएगा। तो हमेशा रिजल्ट आएंगे a इनवर्स इंटू बी, ये आपके पास निकल गया अननोन का वैल्यू। सही है, अब आप एग्जांपल से क्वेश्चन उठाओ, हम एग्जांपल लाते हैं, आप इस रिजल्ट को लिखो। पहले हम पहले एग्जांपल 2/2 में ही दिखाते हैं। इसी चीज में हमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इनवर्स। इनवर्स निकालना आप जानते हो एडजॉइंट मेथड से, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, गुना कर दो, निकल जाएगा क्या, सॉल्यूशन। जैसे आप अपने से कोई एक एग्जांपल उठा लो, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द following equation by matrix method, by matrix method। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और फिर कर देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस वाई, ये दो इक्वेशन का अपने पास सिस्टम है, इसी को मुझे सॉल्व करने हैं, इसी को मुझे सॉल्व करने हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आपको अगर बोला जाए तो ऑर्डिनरी मेथड से बहुत जल्द सॉल्व करके वैल्यू निकाल लोगे। जैसे ही सॉल्व करोगे y से y कट जाएगा, 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x का वैल्यू 6, मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3। आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 आएगा। ऑर्डिनरी मेथड से सॉल्व कर लिए, हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए हम इन चीजों को देखते हैं लास्ट में रिजल्ट आता है कि नहीं। नाउ अब बनाओ एक तरफ से सारे मैट्रिक्स। a जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओगे क्या लिखोगे, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 और 1, ये क्या निकल गए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। वेरिएबल मैट्रिक्स या अननोन मैट्रिक्स में कितने वेरिएबल है, x और y, एंड b जिसको कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, 1 और 5। क्लियर। नाउ अभी आपको लिखना अगर पड़े तो a का इनवर्स निकालोगे, a का इनवर्स निकालोगे। a का इनवर्स कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलता है, a यही ना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, क्योंकि आपको अगर x सॉल्व करना है तो x का वैल्यू क्या लिखोगे, a इनवर्स इनटू b, तो b तो पता है बट a का इनवर्स निकालना पड़ेगा। a का इनवर्स निकालिए, तो a के इनवर्स निकालने के लिए फॉर फाइंडिंग a इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे, पहले इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने पड़ेंगे, जो कि आप पिछले एक्सरसाइज में पढ़े हो, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो आप बनाओ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ, कंफ्यूज नहीं करना है, कोफैक्टर लिख रहे हैं और ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है,
को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का को फैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, प्लस का पोजीशन 1 प्लस माइनस के पोजीशन के साथ ये प्लस माइनस, माइनस के साथ ये, चलिए प्लस माइनस, माइनस के साथ ये एलिमेंट, माइनस के साथ ये एलिमेंट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस माइनस प्लस, प्लस के साथ इसका पॉइंट कौन है 2, ये क्या निकल गया इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कर जो 1 -1 1 और 2, ये क्या निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 1 1 -1 2, 1 1 -1 2 डिवाइडेड बाय ए का ये निकालो आप क्या बोलते हैं डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, मतलब 1 1 -1 2 का 1/3, ये क्या निकल गया ए इनवर्स, अपने पास निकल गया ए इनवर्स, ए इनवर्स निकल गया, इसलिए x का वैल्यू क्या होता है ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स आपके पास है 1/3 1 1 -1 2 इंटू बी मैट्रिक्स आपके पास है बी मैट्रिक्स 1 5 1 5, गुना कर दो, कैसे गुना होते हैं दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 5 5, और x में अब क्या लिख रहे हो x वाले मैट्रिक्स को भी लिख दो, x में क्या है x और y, x में लिखा हुआ है x और y, इधर चलेंगे x y वेरिएबल मैट्रिक्स है, नॉन मैट्रिक्स है 1/3, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस, -1 इंटू 1 -1 और 2 इंटू 5 2 इंटू 5 10, प्लस में फाइनल वैल्यू क्या आ गया 1/3, और यहाँ पर वैल्यू क्या 5 1 6 6/3, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएंगे 2 और 10 -1 9/3 3, अब दो मैट्रिक्स इक्वल दिख रहा है x y 2 3, आप इक्वेट करो x का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है 2, y का कितना दिखाई दे रहा है 3, इसलिए x वैल्यू 2 एंड y वैल्यू 3, देखो इतना सारा काम करना पड़ा है मुझे वैल्यू निकालने के लिए, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, सही है सॉल्यूशन। तो मेनली काम क्या करना है, मुझे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाने हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो आप बनाए हो उसका इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालना आपको आता है कि इनवर्स निकालते कैसे हैं, उस इनवर्स मैट्रिक्स के साथ जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसका गुणा कर दो, पहले होना चाहिए इनवर्स मैट्रिक्स, बाद में होना चाहिए कांस्टेंट मैट्रिक्स, इधर जो वेरिएबल मैट्रिक्स होगा x y z जो भी होंगे डालोगे, इसको सॉल्व करोगे तो एक कॉलम मैट्रिक्स आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट करोगे, x y z जितने वैल्यू होंगे सारे निकलते चले जाएंगे, क्लियर है, नोट कीजिए। तो अभी हम 2/2 में एग्जांपल दिखा रहे हैं, क्योंकि 3/3 में एग्जांपल दिखाएंगे तो इनवर्स निकालने में थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा, वीडियो बड़े बन जाएंगे, तो आप 3/3 में खुद से करोगे, कहानी कुछ नहीं करना है, कहानी वही जितने मैट्रिक्स बनेंगे सबके सब क्या करने हैं, एक 3/3 में हम केवल एग्जांपल लेके थोड़ा आगे तक बढ़ा देते हैं, सॉल्व खुद से कर लोगे। अगला एग्जांपल देख लो आप, जैसे मान लो कि अपने पास एक नंबर है 2x प्लस y माइनस या प्लस z इज इक्वल टू 8, x प्लस 5z इज इक्वल टू 2, x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 10, इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है, सही।
इसलिए सबसे पहले आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ। इसमें कितना, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1। इसमें देखो x का वैल्यू 1, y नहीं है 0, z का वैल्यू 5। इसमें x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू 1। क्लियर, ये बन गए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। नाउ जो अननोन मैट्रिक्स x के नाम से दिखाते हैं, इसमें वेरिएबल क्या क्या है, x है, y है और z है। एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स b जो बनाते हैं क्या होता है, आर साइड 8 to 10 सारे मैट्रिक्स बन रखे हैं। इसलिए अगर हम x को लिखे तो x का वैल्यू क्या लिखेंगे, a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स इंटू b। आप इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, निकालना जानते हो, इनवर्स निकाल लो, b के साथ गुना करो और x निकल जाएगा। अब इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ से हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a inverse and solve it हम मानते हैं कि ये प्रोसीजर थोड़ा बड़ा होता है, बड़े प्रोसीजर के साथ सॉल्व करवाते हैं, क्योंकि जो काम हम जल्दी से कर सकते थे उसके लिए ज्यादा लंबा काम करवाता है। लेकिन एक चीज और गांठ बांध के रखेंगे, यहाँ से बिहार बोर्ड वाले हो या सीबीएसई वाले हो, हर साल एक क्वेश्चन फिक्स्ड होता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थमाएगा और बोलेगा कि इसको आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करके दो। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का फिक्स होता है हर एक साल, तो जरा इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हर एक साल एक क्वेश्चन फिक्स होता है। आप प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन उठा करके देख लो, हर एक क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन इस मेथड से मिल ही जाएंगे करने को। सही, आप a इनवर्स निकालना जानते हो, a इनवर्स इनटू b कर दो, x निकाल के दे देगा। क्लियर, नोट कीजिए इसको, हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लंबा जाएगा। चलिए आप लोग इस पे आराम से एग्जांपल करें, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। मेन मोटो क्या है, हमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल देना है और कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ गुना कर देना है। वेरिएबल मैट्रिक्स में जो थे x y z जितने भी नंबर हो सारे के सारे ऑटोमेटिक दे देंगे। क्लियर, चलिए अब आते हैं, जरा क्रैमर रूल भी पढ़ लेते हैं। क्या है क्रैमर रूल देखेंगे। क्रैमर रूल के लिए फिर से आप वही मैट्रिक्स मान लीजिए, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। हम फिर से 3 ही में बना रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 3 में है। 3 से ज्यादा में चूंकि सॉल्व करने में परेशानी करेगा, 3 से ज्यादा वेरिएबल में अभी इस लेवल में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 2 मिलेंगे, नहीं तो मैक्सिमम 3 वेरिएबल में क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए अब यहाँ पे कुछ अलग अलग मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे। इस बार हम लोग जो नंबर बनाएंगे उसको एक तो बनाएंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, लेकिन इसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के नाम से नहीं दिखा रहे हैं, कुछ भी नाम है, चलो एक बना लेते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। इसलिए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या होगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन गए आपके पास। अब 3 अलग अलग और मैट्रिक्स डिफाइन करो। लेट कोई भी एक नया मैट्रिक्स बना देते हैं डेल्टा 1। डेल्टा 1 में क्या कर रहे हैं, आप x के सारे कोएफिशिएंट को हटाओ और जो वेरिएबल इधर कांस्टेंट नंबर था उसको यहाँ पर डालो। मतलब अगला देखो मैट्रिक्स क्या बना रहा है, जो a1 a2 a3 था यहाँ पर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के इसको भगाओ, उसके यहाँ पर d1 d2 d3 डाल दो, d1 d2 d3, और जो रेस्ट बच गया उसको रहने दो, d1 d2 b3 c1 c2 c3। ये क्या बोले हम, डेल्टा 1। वैसे ही एक डेल्टा 2 बनाओ, कोई दूसरा मैट्रिक्स डेल्टा 2। डेल्टा 2 में क्या करेंगे, सारे y के कोएफिशिएंट हटाएंगे और y के कोएफिशिएंट की जगह पर d1 d2 d3 डालेंगे, मतलब कांस्टेंट टर्म। तो वैल्यू क्या बनेगा, a1 a2 a3 a1 a2 a3 d1 d2 d3 और c1 c2 c3।
इसको क्या बोल रहे हैं, डेल्टा 2। एंड एक और मैट्रिक्स डिफाइन करें डेल्टा 3। डेल्टा 3 यहाँ पर हो जाएंगे जिसमें जेड का कोएफिशिएंट गायब हो जाएगा और उसके जगह पर d1 d2 d3 आ जाएंगे। a1 a2 a3 b1 b2 b3 और यहाँ पर c1 c2 c3 ना लिख करके हम लोग लिखेंगे d1 d2 d1 d2 d3। गौर से देखेंगे, एक बार हम लोग क्या तैयार किए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में x के कोएफिशिएंट को हटा के कांस्टेंट टर्म डाल दिए, डेल्टा 1 के नाम से जान रहे हैं। अब y के कोएफिशिएंट को हटा करके डेल्टा d2 वाला नंबर डाल दिए, d1 d2 d3, और एक बार z के कोएफिशिएंट को हटा करके d1 d2 d3 डाल दिए। क्लियर? इसको बोल रहा है डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3। ओरिजिनल मैट्रिक्स मेरे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A है। इसलिए जो वेरिएबल x का वैल्यू होगा वो जहां से x गायब किए हैं, मतलब डेल्टा 1 वाला मैट्रिक्स, डेल्टा 1 अब बाई ओरिजिनल मैट्रिक्स जो था वो क्या दिखाएगा, A दिखाएंगे। वैसे ही y का वैल्यू डेल्टा 2 बाई A एंड z का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेंगे डेल्टा 3 बाई A। तो इस तरीके से आपका यहां से सॉल्यूशन निकल जाएगा। एक्स वाई जेड निकालने का ये आसान तरीका है, काम लंबा करना पड़ेगा लेकिन इसमें इन्वर्सन निकालना पड़ता है। यही है क्रेमर रूल। क्रेमर रूल क्या कहते हैं, जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सॉरी इक्वेशन दे रखे हैं, उससे आप तैयार करो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में एक बार x वाला टर्म हटा करके d1 d2 d3 डाल करके डेल्टा 1 किए, एक बार y वाले टर्म हटा करके कांस्टेंट टर्म डाले, और एक बार z वाला टर्म हटा करके कांस्टेंट टर्म डाले। तो जहां से x वाले हटाए हैं वो जिसको डेल्टा 1 बोले, बाई कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, डेल्टा 2 बाई कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और डेल्टा 3 बाई कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। यहाँ से x y और z का वैल्यू निकल जाता है। यही है क्रेमर रूल। इसको आप लिखे, फिर इस पर एक न्यूमेरिकल करा देते हैं। ध्यान रहे इस सब में इसका डिटरमिनेंट होगा, डिटरमिनेंट डालना हम भूल गए हैं, सबका डिटरमिनेंट होगा, मॉडुलस नहीं है, डिटरमिनेंट है। ऊपर नीचे दोनों में, ऊपर नीचे दोनों में डिटरमिनेंट लगेगा। चलिए इससे आप एग्जांपल देखो, हम एग्जांपल फिर से 2/2 ही दिखा रहे हैं ताकि जल्दी एग्जांपल बन जाए। आपके पास 2/2 और 3/3 सारे मैट्रिक्स मिल जाएंगे, 2 वेरिएबल में और 3 वेरिएबल में भी। आप एक कोई भी एग्जांपल उठाओ, 2x + 5y = 6 और x + 3y = 9। आपके पास 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन, आसानी से सॉल्व कर सकते थे। नाउ सॉल्व करने के लिए हम ऑर्डिनरी प्रोसेस नहीं लगाएंगे, क्रेमर रूल लगाएंगे। क्रेमर रूल के लिए आप एक बनाओ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगा, 2 5 1 3, 2 5 1 3। डेल्टा 1 में क्या करेंगे, जो x के कोएफिशिएंट थे उसको गायब करें और कांस्टेंट टर्म डालें, 6 9 5 3। डेल्टा 2 क्या बनेंगे, डेल्टा 2 में y के कोएफिशिएंट को गायब करें और उसमें वेरिएबल यहाँ जो कांस्टेंट टर्म थे उसको डालें। तो x तो इस बार रहेगा 2 1 6 9। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में एक बार ये इसके जगह पर आप कांस्टेंट टर्म वाला नंबर डाल दो, तो 2 1 गायब करके 6 9 डाल दिए, 5 3 जहाँ था वहाँ रहने दिए, और अगले बार y के जगह पे डाल दिए 6 9 2 1 जहाँ था वहाँ पे रहने दिए। क्योंकि दो ही वेरिएबल थे तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डिफाइंड होगा, डेल्टा 3 यहाँ बनेंगे नहीं, इसलिए x का जो वैल्यू होगा क्या होगा, डेल्टा 1/a का डिटरमिनेंट। सही। चलिए डेल्टा 1 का डिटरमिनेंट निकालिए, कितना हो जाएगा, 6 3 18 -9 5 45। कुछ वैल्यू आएंगे ना, यहाँ से आप निकाल दो सबका वैल्यू। पहले डिटरमिनेंट ऑफ a का निकालो, कितना आएगा, 3 2 6 -5। एक डेल्टा 1 का डिटरमिनेंट निकालो, 6 3 18 -9 5 45। 5 15 में से 8 गया 7
3 में से 1 गया 2, -27 और डेल्टा 2 का डिटर्मिनेंट निकाल दो, ये कितना निकल जाएगा, 9 दूनी 18 और -6 12, सही, 1 12 और 27, क्लियर है। इसलिए x का वैल्यू क्या निकालोगे, डेल्टा 1/a, डेल्टा 1/a, डेल्टा 1 कितना निकाले हो, -27 बाई a का वैल्यू 1 आया है, x का वैल्यू निकल गया -27, x का वैल्यू निकल गया -27 एंड y का वैल्यू निकालोगे डेल्टा 2/a, डेल्टा 2 का वैल्यू कितना है 12 अब बटा a का वैल्यू कितना है 1 मतलब 12, तो x का वैल्यू निकल गया -27 एंड y का वैल्यू निकल गया 12, सही, क्रेमर रूल यही कहते हैं। अच्छा जरा इसको आप ऐसे सॉल्व करो तो वैल्यू कितना आ रहा है, इसमें 2 से गुना करके घटा दो, 2 से गुना करके घटाओगे तो 2x + 5y = 6, दोगुना करोगे तो ये हो जाएगा 2x + 6y = 9 दूनी 18 माइनस माइनस माइनस, ये गए 5y - 6y -y = -18 + 6 -12, y का वैल्यू कितना आ रहा है 12, सही है, y का वैल्यू 12 आ रहा मतलब ऑटोमेटिक x का वैल्यू भी सही होगा। हम ये चीज बस चेक कर रहे थे कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्रेमर रूल में करते क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं, देन अलग अलग x का कोएफिशिएंट हटा के कांस्टेंट टर्म, फिर y का कोएफिशिएंट हटा के कांस्टेंट टर्म, अगर z वाला हो तो z का कोएफिशिएंट हटा करके कांस्टेंट टर्म, डेल्टा 1/a x का वैल्यू, डेल्टा 2/a y का वैल्यू, डेल्टा 3/a z का वैल्यू, ऐसे लगते हैं क्रेमर रूल के क्वेश्चंस। तो आज आपने क्रेमर रूल से भी सॉल्यूशन करना सीखा और एडजॉइंट मेथड मतलब x = a इनवर्स * b से भी करना सीखा। तो यही होते हैं लीनियर सिस्टम इक्वेशन का डिटरमिनेंट मेथड, मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हुए सॉल्यूशन निकालना। है तो लंबा, लेकिन बाबू इसको करोगे, अभी लंबा लग रहा है, बड़े बड़े वेरिएबल में अगर हम दे दें कि 25 को वेरिएबल में 25 इक्वेशन सॉल्व करो मैन्युअली, मर जाओगे, नहीं हो पाएगा। बट डिटरमिनेंट मेथड, मैट्रिक्स मेथड से इजीली वो सॉल्व होते हैं, सही है। 2 वेरिएबल में 3 वेरिएबल में आपको हार्ड लग रहा हो, लेकिन अगर वेरिएबल बढ़ाकर इक्वेशन दे देन उस केस में ये मेथड आसान हो जाता है। तो आज के क्लास में इतना ही, और आज ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के पूरे लास्ट क्लास है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब मिलेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी मतलब कैलकुलस सेक्शन के साथ। तब तक के लिए इतना ही, आज के क्लास में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएंगे, अगर अच्छा लगा हो शेयर भी कर देंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय।